हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, सातत्य समीकरण और प्रायिकता धारा घनत्व जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उस पार्टिकल की पूरी जानकारी उसके साथ एसोसिएटेड वेव के वेव फंक्शन से हमको मिलती है। ठीक है, तो वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? साई से। ठीक, तो वेव फंक्शन साई कंसीडर्ड एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ मटेरियल पार्टिकल, एक ये चीज़ हमको याद रखना है। और एक मोशन ऑफ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू मोशन ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, तो वेव पैकेट जो है उसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, उसके इक्विवेलेंट है, उसके तुल्य होता है मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है, तो अब पार्टिकल की बॉक्स के अंदर होने की जो प्रोबेबिलिटी है समय के साथ, टाइम के साथ, वो तो नहीं बदलेगी। पार्टिकल बॉक्स के अंदर है मतलब है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ बॉक्स नॉट चेंज विथ टाइम। क्लियर हो गया? लेकिन अब अगर पार्टिकल किसी वेव के साथ एसोसिएटेड है तो पार्टिकल समय के साथ कहाँ पर होगा? वेव में यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन वेव फंक्शन चेंज विथ टाइम, वो बदल सकता है। पार्टिकल यहाँ पे भी इसकी पोजीशन हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, मतलब वो समय के साथ बदलेगी, लेकिन रहेगा तो बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर रहने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही है और पार्टिकल की वेव के साथ कहाँ पर होगा, किस समय पर, वो बदलता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पार्टिकल चल रहा है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी है उतनी ही वेलोसिटी किसकी होती है? पूरे ग्रुप की वेलोसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू वी जी, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है? अब मान लिया हमने कि हमारे पास कोई एक स्पेस है, आकाश है, उसमें अगर कोई एक पॉइंट हमने मान लिया और वहाँ पर पार्टिकल है, तो पार्टिकल की पोजीशन उस स्पेस में किसी जगह पर अगर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस जगह पर पार्टिकल के होने की, फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन आर के लिए पी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन आर इज पी आर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ वॉल्यूम, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो कि किसी एक सरफेस से बाउंडेड है, वहाँ पर कितनी होगी? तो ये हमारी एक सरफेस हो गई, इसके अंदर कोई वॉल्यूम है जो कि घिरा हुआ इस सरफेस से, उसके अंदर अगर पार्टिकल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। और वो पी कैसे मिलेगा? वो पी हमको पी आर को वॉल्यूम इंटीग्रेशन उसका करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो P इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन पी आर डी वी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो वी नो दैट कि जो P है, P इज इक्वल्स टू पी आर था, यहाँ पर पी आर इज इक्वल्स टू साई इंटू साई स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और वेव फंक्शन का लेंगे और वो वेव फंक्शन खुद रहेगा जो किसके इक्वल है? इस पी आर के इक्वल है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर ये याद रखना कि अगर पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर है, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर हम कहें कि पार्टिकल किसी पोजीशन पर है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, बॉक्स के अंदर हमने कहा कि नहीं बदल रही है, लेकिन अगर बदलती तो यहाँ अगर घटती उसकी प्रोबेबिलिटी होने की तो बाहर बढ़ जाती ना, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र से घिरे क्षेत्र के अंदर अगर कण के पाए जाने की प्रायिकता समय के साथ घटती है तो क्षेत्र के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? समय के साथ बढ़ेगी।
क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ टाइम कैन बी रिटन एज, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बाउंडिंग रीजन में डिक्रीज हो रही है समय के साथ में और बाहर वाले रीजन में, आउटसाइड रीजन में बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी रेट निकालनी पड़ेगी उसके वेरिएशन की। किसके वेरिएशन की? प्रोबेबिलिटी के वेरिएशन की रेट निकालेंगे टाइम के साथ में, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये डी बाय डी टी और यहाँ भी डी बाय डी टी हो गया। अब आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया साई स्टार को, तो ये डिफ्रेंशिएट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपको मिल गया इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इसके पहले हमने श्रोडिंजर इक्वेशन भी निकाला हुआ है, और श्रोडिंजर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वी नो वेरी वेल कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो अगर ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये श्रोडिंजर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो सेम इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा, साई हो गया साई स्टार, यहाँ भी साई स्टार हो गया, ये भी साई स्टार हमने कर दिया। अब दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, एक है इक्वेशन नंबर थर्ड जो श्रोडिंजर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमने उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है आप इसमें साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन में, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला इक्वेशन है उसमें आप साई से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने साई स्टार का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, यहाँ पर साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली यहाँ पर साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपने साई से मल्टीप्लाई किए, ये मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिमेनिंग पार्ट जो है आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, हम इसको जब लिखेंगे तो आपको सारे टर्म्स यहाँ मिल रहे हैं, आपने जो कॉमन निकल रहे हैं आप वो कॉमन ले लेंगे। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर हमने सेट कर लिया यहाँ पर, तो प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m को कॉमन लोगे तो ये माइनस टर्म यहाँ आ जाएगी, ये आपकी एक टर्म आ गई। यहाँ से माइनस आई एच क्रॉस को आपने कॉमन ले लिया, आपके पास ये इक्वेशन आ गया। फाइनली आप अब क्या करोगे, ये माइनस आई एच क्रॉस को यहाँ पर आपने लिख लिया, तो आपका इक्वेशन ये बन गया। तो ये इक्वेशन जो है आप रीसेट करके लिख रहे हो तो 7 नंबर का इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर ये क्या, साई डेल साई स्टार बाय डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी जो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 7 और इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुटअप करेंगे, यहाँ पर। हमने ये जो निकाला है ये इक्वेशन 2 लिया था, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू दिस, और हमने यहाँ से श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाली है। तो अब इक्वेशन नंबर 7 में आपको जो ये वैल्यू मिली है बेटा, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करोगे। तो जब पुटअप करोगे तो आपको ये इक्वेशन नंबर 8 मिल रहा है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस बाय 2im ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लिए, और आपको ये क्वांटिटी मिली इनटू डीवी। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि ग्रीन थ्योरम क्या कहता है। ग्रीन थ्योरम कहता है कि ये क्वांटिटी जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है इसका, ये इसके सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल है। यहाँ पर साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार है, जबकि सरफेस इंटीग्रेशन किसका ले रहे हैं, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इंटू डी ए, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी की जगह पर ग्रीन थ्योरम से ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। जब हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हमारा इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये जो वैल्यू पुटअप करने के बाद इक्वेशन आया है इसमें ये टर्म को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस एच क्रॉस अपॉन 2im इंटू साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, है ना। तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, जे के इक्वल है। तो इस पूरे की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, जे। माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस को छोड़ के जितनी क्वांटिटी है वो जे के बराबर है, तो ये जे आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो जे डी ए है सरफेस इंटीग्रेशन इसका जे का, वो किसके बराबर है, डाइवर्जेंट जे के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल है। तो अगेन हमने क्या किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ किया, ये दोनों इक्वेशन से इसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी, डाइवर्जेंट जे। क्लियर हो गया। और अगर हम इसको रीसेट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी प्लस डाइवर्जेंट जे इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी प्लस ऑपरेटर जे इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस इक्वेशन से यहाँ पर जो J है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के लिए रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ये जिसको हमने लिखा हुआ है, या हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम अगर टर्म्स में लिखना चाहें, वर्ड में लिखना चाहें, तो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ रीजन is equal to the decrease in probability current density from the रीजन, या फ्रॉम दैट रीजन हम कह सकते हैं। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है। ये भी याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जे होती है, इसका जो मेज़र है वो इम्पॉसिबल होता है, इसकी माप असंभव होती है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।